बेटा, रविवार को जल्दी घर आ जाना, माँ ने फ़ोन पर सार्थक को कहा। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर सार्थक ने चिंतित स्वर में पूछा। कल लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं। बहुत बड़ा पैसे वाला घर है। लड़की के पिता सरकारी ठेकेदार हैं। सुना है लड़की भी खूब पढ़ी लिखी व सुंदर है। माँ ने अपनी और बेटे दोनों की पसंद बता दी। हमेशा की तरह माँ के स्वर में उद्विग्नता व उत्साह दोनों ही थे और खुशी तो हद के पार थी। अभी नहीं माँ, मैं इस रविवार को नहीं आ सकता, एक बहुत ज़रूरी ऑपरेशन है। डॉक्टर सार्थक की आवाज़ में टालने का अंदाज था। पर बेटा, मैं उन्हें आने के लिए हाँ कह चुकी हूँ कि तुम रविवार को आ रहे हो। माँ के चेहरे पर हताशा और गुस्सा दोनों थे। माँ, उन्हें पता है कि मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर को कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। डॉक्टर सार्थक ने माँ को मनाने की कोशिश की। माँ सब समझ गई कि उसका बेटा फिर टालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर सार्थक पहले भी ऐसे कई बार कर चुका था जब भी उसका रिश्ता आने वाला होता है। हालांकि तब की बात अलग थी, क्योंकि वह चिकित्सक की पढ़ाई कर रहा था। अब तो उसकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, अब क्यों नाटक कर रहा है? आने दो इस बार उसको। क्या उसके जीवन में कोई और लड़की है? पता नहीं कौन और कैसी होगी। इस बार तो उसे पूरी तरह से देख लूँगी। माँ गुस्से से बड़बड़ा उठी तो पास बैठकर टीवी देख रही सार्थक की बहन सरला बोल पड़ी। मेरी बहुत इच्छा है कि मेरी भाभी आएँ और मैं उनसे ढेर सारी बातें करूं, साथ में घूमने जाऊं। कितना बहुत कुछ दे रहे हैं राजीव बाबू अपनी बेटी को। वो राधा मासी कह रही थी कि वो बहुत बड़ा दीवार पर टांगने वाला 1 मीटर लंबा टीवी दे रहे हैं। उसने दोनों हाथों को चौड़ा करके कहा। मेरी सहेली कह रही थी कि उस पर टीवी देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सिनेमा घर में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। मैं तो यह पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखकर थक चुकी हूँ। सार्थक की बहन ने सपने देखते हुए अफसोसजनक स्वर में कहा। मेरा किचन भी पूरा का पूरा नया और लग्जरी सामान से भर जाता और घर में फ्रिज और एसी सब आ जाते। माँ गहरी सांस लेते हुए पसीना पोंछकर दुखी स्वर में बोली। पता नहीं क्या है उसके मन में, बिल्कुल भी हमारी चिंता नहीं है। माँ कहते हुए रोने लगी। माँ, एक काम करते हैं, वो निलय भैया है ना, भैया के खास दोस्त, निलय भैया ही सार्थक भैया को शादी के लिए समझा सकते हैं। छोटे राघव ने माँ पिता को रास्ता बताया। सही कहा छोटू तुमने। निलय को सार्थक अपना सब सुख दुख बांटता है और कई बार सलाह भी लेता है। छोटू, तुम सुबह ही निलय को अपने घर पर बुलाना। उसे कहूँगी कि वह सार्थक को शादी के लिए समझाए। माँ को एक रास्ता नज़र आया। अगले रविवार सार्थक घर आया। घर वालों के मुंह नाराज़गी के कारण फूले हुए थे। किसी ने भी इस बार सार्थक से शादी की बात नहीं की। सार्थक को आश्चर्य हुआ। घर पर पांव रखते ही माँ व पिता और सभी शादी की रट लगाते थे। आए हुए रिश्तों का विवरण और लड़की की फ़ोटो सामने रख देते थे, जिसे वो हाँ हूँ कहकर बात को टालने की कोशिश करता था। इस कारण रिश्तेदार सार्थक को घमंडी व तुनक मिजाज कहते थे। अगले रविवार को सार्थक खाने के बाद हमेशा की तरह अपने मित्र निलय से मिलने कॉलेज के मैदान पर मिलने गया, जहां दोनों खाली पवेलियन में बैठकर घंटों बातें करते, क्योंकि वहां कोई दोनों को डिस्टर्ब नहीं करता। थोड़ी देर औपचारिक बातचीत के बाद निलय ने अपनी कसम देकर उसे शादी के बारे में पूछा। क्यों शादी करने में आनाकानी कर रहा है, जबकि पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन चुका है? ओह, घर वालों ने इस बार जासूस भेजा है, सार्थक ने हंसकर कहा। यही समझ लो, पर बात को कहीं और घुमाकर मत ले जा। आज निलय को दोस्त की मुस्कुराहट का कोई असर नहीं पड़ा। उसे भी सार्थक के घर वालों की तरह आश्चर्य होता था कि वह अभी तक शादी क्यों नहीं कर रहा है। निलय, मैं क्या हूँ? अचानक सार्थक ने निलय की ओर देखते हुए कहा। तू डॉक्टर है भाई। निलय को ऐसे समय सार्थक का प्रश्न अटपटा लगा। निलय, भले ही आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ, जो समाज का सबसे आदर का पात्र होता है और शादी के लिए समाज में सबसे योग्य व आदर्श युवक होता है, सिर्फ उसकी डॉक्टर की डिग्री ही समाज में सबसे सुंदर, गुणवान, पढ़ी लिखी व धनवान पिता की बेटी से शादी के लिए पर्याप्त होती है। वह पैसे वाला व्यक्ति नहीं होता है। उसके पिता की आर्थिक हैसियत व बैकग्राउंड का कोई मतलब नहीं होता है। पर यह भी हकीकत है कि मैं डॉक्टर के साथ निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का सदस्य भी हूँ, जिसमें उसका छोटा भाई व कुंवारी छोटी बहन भी है। तुम्हें पता है कि मेरे पिता प्राइवेट स्कूल में छोटे से क्लर्क हैं, जिन्हें मामूली सी तनख्वाह मिलती है, जिससे मुश्किल से ही घर चल पाता
आता है। यदि हमारा घर पैतृक संपत्ति में नहीं मिलता तो हम आज झोपड़ी में ही रहते, क्योंकि पिता की छोटी तनख्वाह में हम भाड़े का घर भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ने व प्रथम आने के कारण साइकिल व छात्रवृत्ति मिली, जो अब तक मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष तक मिल रही थी। क्योंकि वहाँ भी मैं अच्छी रैंक से पास हुआ, उसी छात्रवृत्ति से मैं पढ़ रहा था और कभी भी पिता पर बोझ नहीं बना। अपनी सच्चाई स्वीकार करते हुए सार्थक ने कहा, जानता हूँ दोस्त, मुझे तुम्हारे पर गर्व है। सार्थक के कंधे पर हाथ रखकर निलय ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, यह मैं तुम्हें आज इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ समय पहले मुझे मेरे से वरिष्ठ छात्र जो मेरे से 2 वर्ष आगे थे मिले थे। उनसे मिलने के बाद ही मेरे शादी के बारे में विचार बदल गए। मेरे हॉस्टल में मेरे रूम के सामने ही मेरे से वरिष्ठ छात्र डॉक्टर आशीष बोस, जो मेरे से 2 क्लास आगे थे, जब मैंने MBBS में प्रवेश लिया तब वे अंतिम साल में थे। वे बहुत ही अच्छे इंसान थे और रैंकर भी थे, पर उनकी आर्थिक स्थिति मेरे जैसी ही थी और वे छात्रवृत्ति पर पढ़ रहे थे। उन्हें पता था कि निम्न मध्यम वर्गीय छात्रों को मेडिकल कॉलेज में क्या क्या मुश्किलें आती हैं, कैसे वो दूसरों को साधन संपन्न देखकर मानसिक अवसादता का शिकार होते हैं। उस बारे में मुझे बताया और कैसे उनका सामना करना है और बचना है वो भी समझाया। उन्होंने मुझे हमेशा उचित सलाह दी, भले ही वो पढ़ाई की हो या फिर व्यक्तिगत। उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वे हॉस्टल से चले गए और सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। मुझे उनकी हमेशा कमी महसूस होती थी। MBBS की पढ़ाई पूरी होते ही तुरंत दूसरे दिन ही सरकारी नौकरी मिल गई, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक की भारी कमी थी और अगले महीने ही आशीष बोस शादी कर रहे थे। हम बहुत से कॉलेज के छात्र जो उनके खास थे शादी में गए थे। अति भव्य शादी थी। ऐसी शादियां मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी थीं और अखबार में पढ़ी थीं, क्योंकि उनके ससुर बहुत बड़े बिल्डर थे। उनके इतने पैसे वाले घर में शादी का एकमात्र कारण सिर्फ और सिर्फ उनका डॉक्टर होना ही था, जो समाज का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पद था। उन्हें वो सब कुछ मिला जो उनके घर में नहीं था और जिसकी इच्छा हर मेरे जैसा व्यक्ति का परिवार करता है। उनके घर वाले बहुत खुश थे यह सब कुछ लग्जरी पाकर। उसके बाद लंबे समय के पश्चात लगभग 2 साल के बाद आशीष बोस मुझे मेडिकल कॉलेज में 2 महीने पहले मिले, जब वे सरकारी मीटिंग में आए थे। मैं और वे हम दोनों बहुत खुश थे इतने समय के बाद मिलकर। मैं बहुत उत्साहित था उन्हें देखकर, पर उनके चेहरे पर वह मुस्कान और हंसमुखता नहीं थी जो उनके कॉलेज समय में थी। मैंने बातों में यह बात व उसका कारण उनसे पूछा तो वे बोले, चलो हमारी लाइब्रेरी के सामने बैठते हैं, जहां हम कॉलेज समय में खाली पीरियड में बैठते थे। सार्थक, मैंने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी होते ही तुरंत अमीर लड़की से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर बैठा, जैसे वो अपनी घुटन को मेरे सामने निकालना चाहते हैं। क्या मतलब बॉस? मैं समझा नहीं। मेरे व उसके परिवार के आर्थिक हालत में दिन रात का अंतर था, ज़मीन आसमान का अंतर था, पर मैं और मेरा परिवार उनकी दौलत के आगे झुक गए थे। सच बताऊं, जैसे उन्होंने मेरे से शादी डॉक्टर होने के कारण की थी, वैसे ही हमने उनके यहाँ शादी दौलत के कारण की थी। तो इसमें गलत ही क्या हुआ बॉस? मेरे से शादी के बाद उसके साथ बहुत सारा कीमती सामान भले ही मेरे घर आ गया हो, पर हम यह भूल गए थे कि यह सब कुछ उन्होंने मेरे परिवार को नहीं, अपनी बेटी को दिया है। इस कारण उसका कीमती सामान उसके सिवाय कोई और उपयोग करे, यह मेरी पत्नी को पसंद व गवारा नहीं था। वह बड़ी घमंडी है। दूसरा, हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वो हमें इस कारण से हीन भावना से देखती थी, जैसे आमतौर पर समृद्ध भारतीय आर्थिक रूप से कमज़ोर भारतीयों से करते हैं। और वह बड़ी मुँहफट थी। मेरे घर वालों की अवहेलना के साथ साथ बात बात पर ताने मारती थी कि यह सारा सामान उसके पापा ने दिया है। मेरे घर में तनाव का वातावरण रहने लगा, यहाँ तक कि उसे मेरे तनख्वाह भी घर वालों पर खर्च करना गवारा नहीं था। उसके शौक़ बड़े थे और शादी के बाद वह शौक़ मेरे पैसे से ही पूरे करती थी। अपनी उदासी का कारण मेरे सामने रखा तो मैं स्तब्ध था। आपने कुछ नहीं कहा? मैंने पूछा। मेरे कुछ भी कहने के कारण हम दोनों के बीच झगड़े होने लगे। उसके पापा की जान पहचान बहुत बड़ी थी, तो उन्होंने मेरी बदली घर से दूर किसी कस्बे में करवा दी। मैं भी मान गया, क्योंकि मैं रोज़ की किच से तंग आ गया था। मैं शांति से रहना चाहता था। मेरे घर वाले मेरे डॉक्टरी में चयन के बाद इंतज़ार कर रहे थे कि मैं डॉक्टर बनते ही कमाऊंगा और घर वालों की इच्छाएं पूरी करूंगा, घर को व्यवस्थित करूंगा और बहन की शादी अच्छे घर में करूंगा। पर मेरे और मेरे घर वालों की जल्दबाजी और लालच में मेरे परिवार की आशाओं और सपनों पर पानी फिर गया। कहते कहते आशीष बोस की आंखों में आंसू गिरने लगे। मैं सकते में था यह सब कुछ सुनकर। आंसू पोंछते हुए वे बोले, सार्थक, मैं तुम्हें सलाह
देना चाहता हूँ कि मैंने जो गलती की है वह गलती तुम मत करना। तुम शादी के लिए बिल्कुल जल्दबाजी मत करना। भले ही तुम्हारे घर वाले कितना ही दबाव बनाएं, हो सके तो तुम सबसे पहले अपने घर वालों की इच्छाएं व सपने पूरे करने की कोशिश करना। बाकी ज़िंदगी तो तुम्हें तुम्हारे पत्नी व बच्चों का ध्यान रखना ही है। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए आशीष बोस ने समझाते हुए कहा। मैंने आशीष बोस की कहानी सुनकर उसी समय प्रण कर लिया कि मैं कम से कम 3 साल तक शादी नहीं करूँगा और अपने घर वालों के सपने पूरे करूँगा। तो क्या करोगे आगे दोस्त? सार्थक के मुंह से पूरी बात सुनकर निलय ने पूछा। मैं अभी कम से कम 3 साल तक शादी नहीं करूँगा, जब तक छोटा भाई नौकरी में नहीं लग जाता और बहन की शादी नहीं हो जाती। सरकार ने मुझे दूसरे कस्बे के सरकारी अस्पताल में नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया है और मेरे परिवार के हिसाब से बहुत ही अच्छी सैलरी है और रहने के लिए हॉस्पिटल में क्वार्टर भी दिया है। मैं हॉस्पिटल समय के बाद घर पर भी मरीजों को देखने की प्राइवेट प्रैक्टिस करके अतिरिक्त कमाई कर सकता हूँ। इन दोनों आय के कारण मैं 2-3 साल में इतना कमा सकता हूँ कि घर के लिए भौतिक सुविधाएं जिसके लिए मेरे घर वाले तरस रहे हैं और मेरी शादी के गिफ्ट में आने की राह देख रहे हैं, वो लाकर दूंगा। इसके बाद दोनों भाई बहन की पढ़ाई पर भी खर्च करना चाहता हूँ, जिससे भाई को अच्छी नौकरी और बहन की अच्छे घर में शादी हो जाए। सार्थक ने अपने घर वालों के प्रति सच्चा प्यार व दुनिया की व्यवहारिकता बताई। तब तक घर वाले और समाज वाले शांति से बैठने देंगे क्या? कुछ दिन पहले मुझे तुम्हारे घर वालों ने इसीलिए बुलाया था कि मैं तुम्हें शादी के लिए समझा सकूं। निलय ने बड़ा प्रश्न उठाया। इसके लिए तुम मेरी मदद करोगे? वो कैसे? हैरानी से निलय ने पूछा। तुम मेरे घर वालों को और मेरी पहचान वालों को यह बात कहना कि मैं मेरे साथ पढ़ने वाली लड़की से प्यार करता हूँ और वो लड़की आगे स्त्री रोग विशेषज्ञ बनने के लिए 3 साल और पढ़ रही है, इसलिए सार्थक 3 साल के बाद उससे शादी करेगा। मुस्कुराते हुए सार्थक ने निलय से आगे कहा। इस कारण मुझे सब कोसेंगे व भला बुरा कहेंगे, पर धीरे धीरे सब भूल जाएंगे और मेरी शादी के लिए माथा खाना भूल जाएंगे। वाह, क्या तोड़ निकाला है तुमने? निलय ने प्यार से उसकी पीठ पर धौल मारते हुए कहा। क्या यह बात सच तो नहीं है ना? निलय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। देख, तू भी लंगोटिया यार होने के बाद भी बहकावे में आ गया ना? सार्थक ने उठते हुए मुस्कुराकर कहा। निलय ने सार्थक के परिवार वालों को सार्थक की प्रेयसी वाली बात बताई और वे लोग 3 साल शादी नहीं करने वाले। माँ इस बात पर सार्थक से खूब लड़ी व झगड़ी थी और यहाँ तक कि भूख हड़ताल की भी धमकी तक भी दी थी, पर सार्थक ने परिवार के लंबे हितों के लिए परिवार व समाज के सारे आरोपों व तानों को बहुत समय तक धैर्य से सुना। पर पहले महीने जब सार्थक को पगार मिली तो उसने माँ के लिए 3 बर्नर वाला गैस चूल्हा व मिक्सर खरीदा। माँ इस कारण खूब खुश थी। फिर सार्थक ने हर महीने कुछ ना कुछ भौतिक साधन परिवार के लिए खरीदे। सार्थक का चिकित्सा ज्ञान बहुत था और ऊपर से आसपास 10 गांवों में कोई डॉक्टर भी नहीं था। रात को 2 बजे भी मरीज आ जाएं तो वह किसी मरीज को मना नहीं करता था। उसके मन में परिवार की चिंता और मरीजों के लिए सेवा भावना थी। इस बीच घर का मरम्मत कार्य चालू ही था और घर के ऊपर दूसरी मंजिल में, जिसमें 2 मास्टर बेडरूम भी बना दिए थे, सार्थक ने कुछ ही समय में घर वालों को वह सुविधाएं दे दी जो सपने घर वालों ने उसके डॉक्टरी में नंबर आने पर देखे थे। पिता जिस स्कूल में नौकरी करते थे उसके सामने ही उन्हें स्टेशनरी की दुकान खुलवा दी। भाई को अच्छे कॉलेज में कंप्यूटर का कोर्स करवा दिया, जिसके कारण उसे मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। अंत में सबसे बड़ी जवाबदारी बहन की शादी खाते पीते घर में कर दी, क्योंकि सार्थक का नया घर और डॉक्टर की डिग्री के कारण अब सार्थक के परिवार की गिनती समाज में समृद्ध और प्रतिष्ठित लोगों में होने लगी थी। आज उसकी बहन की शादी थी जो उसके लिए सबसे बड़ी और परिवार के प्रति बड़ी अंतिम जवाबदारी थी। शादी के बाद सब परिवार के लोग घेरा डालकर बैठे थे, आराम से बातें कर रहे थे, क्योंकि सभी 10-20 दिनों से काम करते करते थक गए थे। माँ, अब मेरे लिए भी लड़की ढूंढो, अचानक सार्थक ने अपनी माँ से कहा। तो वो हतप्रभ रह गईं। पर तेरी वह जो पढ़ रही थी ना, वो कहाँ गई? बरसों अंदर की कुंठा दबाए माँ व्यंग से बोल पड़ी। आंटी, उस लड़की का नाम जवाबदारी था और आज वह जवाबदारी चली गई। सार्थक की जगह निलय ने हंसते हुए रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। तो घर वाले समझे नहीं। क्या मतलब? सब एक साथ बोल पड़े।
फिर निलय ने सबको अब तक सार्थक ने शादी क्यों नहीं की और प्रेमिका की काल्पनिकता वाली पूरी बात बताई तो घर वालों के साथ साथ शादी में आए रिश्तेदार भी दंग रह गए कि सार्थक ने ताने व तकलीफ़ों के बाद भी ज़िंदगी में व्यावहारिक सोच रखकर पहले घर वालों के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।